Hi everybody, this is Ruchika Jain and I welcome you all to the very first lecture of class 11th economics। तो बेसिकली अगर आपने कॉमर्स लिया है तो ऑब्वियसली आपके पास इकोनॉमिक्स भी होगा और इकोनॉमिक्स में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम साइमल्टेनियसली कवर करेंगे, साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे और दोनों में ही आपको अच्छे खासे डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट वीडियोस मिलेंगे और सारी ही चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ शेयर कर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स आप मतलब फ़र्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, हालांकि 9th-10th में पढ़ा है, पर वो एक ग्रुप में था, यानी कि सोशल स्टडीज़ में आपके 4 सब्जेक्ट्स जो थे वैसे था। अभी आप इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ने जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक्स में अब सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगी, अच्छी खासी होंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, नए टर्म्स जानने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि क्लास 11th है तो मस्ती करो, अब तो बोर्ड निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11th के बेस पर ही 12th की भी क्लासेस होती हैं। तो 12th में जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ बोर्ड में, तो उसके लिए आपको 11th में भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या क्या उसकी ब्रांचेज हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, और उससे ही जुड़े कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के अराउंड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका और जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, मतलब नाम सुनते हैं ना वर्ड इकोनॉमिक्स, तो हमको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ पैसे से ही रिलेटेड है। ठीक है, सबको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में सिर्फ सारी पढ़ाई पैसे से रिलेटेड ही होती है, बट ऐसा नहीं है। आपको भी अभी तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो अभी पूरे साल आप पढ़ोगे उससे क्लियर हो जाएगी कि पैसे जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरे आपकी आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है आपको जानने को मिलेगा, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है आपका, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड होता है हमारा इकोनॉमिक्स। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में होंगी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में होती हैं भाई, कुत्ते बिल्लियों की लाइफ में तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, तो किसकी लाइफ में होती है, इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कहलाती है, उसकी स्टडी को, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप याद रखोगे। अब बात ये आती है कि ये जो भी मैंने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं ये भी तो हमको जानना पड़ेगा ना, तभी तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि चूज़ करने की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये क्या होती है, ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ, ये 2 रीज़न्स की वजह से अराइज होती है। ठीक है, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स। अब वो 2 रीज़न्स क्या हैं, 2 रीज़न्स हैं आपके, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आर वांट्स।
पहला रीज़न आपका ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज है ना, दे आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स। ठीक है, पहला ये हो गया। और दूसरा क्या है कि जो रिसोर्सेज है ना, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, और ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इन दोनों रीजंस को समझो आप। पहला क्या कहता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आवर वांट्स। रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे संसाधन हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हमारे जो मीन्स हैं। आपको रिसोर्सेज की जगह पे कहीं कहीं मीन्स भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। वांट्स की जगह पे कहीं कहीं नीड्स लिखा मिल सकता है। तो ये सारी टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या कहता है कि पहला रीज़न है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड हैं इन रिलेशन टू आवर वांट्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इन रिलेशन टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। आप खुद देखो, अगर कोई भी इंसान है, मतलब अमीर से अमीर इंसान भी ना, उसकी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लो आपकी 1 करोड़ की अभी लॉटरी लग जाती है, तो क्या आप उसके बाद कोई भी वांट अपनी ख़त्म कर दोगे? आप ये सोचोगे कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 1 करोड़ रुपया मिल गया? नहीं, आपकी ज़रूरतें और बढ़ती जाएंगी। आपने अगर कल को एक्टिवा ले ली, तो फिर उसके बाद आप सोचोगे यार उसके बाद एक बाइक ले लें, फिर कार ले लें, और कार भी फिर आपको और अच्छी वाली वर्जन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी वांट्स हैं। और वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, और रिसोर्सेज उनके कंपैरिजन में हमेशा लिमिटेड होते हैं। बहुत सारी, जैसे कुछ भी रिसोर्स देख लो, हर चीज़ लिमिटेड ही है, राइट। अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनके ना ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मतलब एक ही रिसोर्स को आप एक तरीके से नहीं, बल्कि हज़ारों तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लो, आपके पास है एक ये लैंड है, ठीक है। आपके पास एक लैंड है, आपके पापा ने आपके नाम पे एक लैंड खरीदी हुई है, और वो कहते हैं कि चल ठीक है, तेरे को इसको जो करना है कर ले। अब आप, ऐसा नहीं है इसको एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कैसे भी यूज़ कर लो। आप इस पे क्रिकेट की अकेडमी खोल लो, ठीक है। आप इस पे स्कूल बना लो, आप इस पर फार्मिंग कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको बेच ही डालो। मतलब आपको जो सही लगेगा, जो आपकी वांट होगी, जो आपकी ज़रूरत होगी, आप उसके अकॉर्डिंग इस रिसोर्स को, इस लैंड को यूज़ करोगे। तो इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप चूज़ करोगे कि मैं तो कौन सा रिसोर्स यूज़ करूं, और दूसरी बात उसको कैसे यूज़ करूं। चूज़ करना है कि आपको ये चीज़ कैसे यूज़ करनी है। अगर मैंने ये किया तो मेरे से ये छूट जाएगा, अगर मैंने ये किया तो ये पीछे रह जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि नहीं। जैसे आपके पास मान लो 100 रुपये का नोट है, तो आप या तो कहते हैं कोई किताब ले लो आपकी जो ज़रूरत की है, या फिर आप क्या कर सकते हो, मूवी देख के, मूवी तो नहीं आती 100 रुपये में, मूवी की टिकट नहीं आती, या कुछ भी खरीद लो, कपड़े भी नहीं आते, कुछ खाने पीने का खरीद लो, ठीक है। तो आपके पास ये चॉइस है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जो आपके पास है। यानी कि आपको वो 100 रुपये का नोट, वो जो एक रिसोर्स है, वो कैसे खर्च करना है, इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे खर्च करोगे, ठीक है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है खाने पीने में ही खर्च होंगे वो पैसे। ऑब्वियसली 100 रुपये में कौन तो किताब ही लेगा, कोई कुछ नहीं खरीदता। तो ये क्या है, 2 रीज़न्स हैं जो कि किसके हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये किस लिए अराइज होती है? पहला रीज़न आंख बंद करके याद करो, पूरी इकोनॉमिक्स में याद भी रखना है, ठीक है। ये पूरी इकोनॉमिक्स का क्रक्स है। तो क्या है, पहला, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं इन रिलेशन टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया यहाँ तक। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन फेस करता है, कौन कौन फेस करेगा? आप खुद सोच कर बताओ कौन फेस करता है। आप करते हो, मैं करती हूँ, हमारे अलावा और कौन कौन करता है? हमारे अलावा सब करते हैं, ठीक है। एवरीबडी फेसेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर कोई दुनिया में, हर कोई, हर अमीर इंसान, गरीब इंसान, ईदर ही इज़ रिच और पुअर, सब लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो अगर हम देखें, हम जो लोग हैं, हम जो इंसान हैं, हम में से कुछ लोग या तो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, या फिर कुछ लोग प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूमर्स मतलब कोई चीज़ जो कंज्यूम करते हैं। तो हम में से कुछ लोग या तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ लोग या फिर कंज्यूमर्स होते हैं। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो भी
इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं ये, और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन सी इकोनॉमिक, सबकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अलग अलग है। एक कंज्यूमर्स कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करेंगे कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट। मैंने भी बताया ना आपको, आप एक कंज्यूमर हो, आपको मैंने 100 रुपये दे दिए, अब आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि आप उस 100 रुपये से क्या खरीदो क्या ना खरीदो। आप अगर किताब खरीदोगे तो आपकी मूवी मिस हो जाएगी या जो भी खाने पीने का मिस हो जाएगा। अगर आप खाने पीने का सामान खरीदोगे तो आपकी किताबें रह जाएंगी। तो आपके पास ये चॉइस है कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट, और वो डिपेंड करता है आपकी नीड पर, आपकी वांट्स पर, ठीक है। तो कंज्यूमर फेस कौन सी प्रॉब्लम करता है, व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट। अब ये इसका डिसीजन वो किस बेसिस पर लेगा कि वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे। जो देखो कंज्यूमर होता है ना, वो क्या करता है, अपनी इनकम को या अपना जो भी उसके पास पैसा है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको वो किस तरीके से खर्च करता है जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाए, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। अब अगर कोई आपके बराबर का ही बच्चा है, मान लो उसको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको बोल दिया है कि तू 100 रुपये की किताब ले ले या फिर 100 रुपये में कोई कुछ भी खाने पीने का ले ले, ठीक है। तो उसको मान लो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किताब से नहीं मिलेगा। वो सोचेगा यार खाने पीने में लगा देता हूँ 100 रुपये, तो मेरे को आराम मिल जाएगा, मज़े आ जाएंगे। तो इससे क्या है, आपको सेटिस्फैक्शन आपका मैक्सिमाइज़ हो गया। यहीं अगर वो बच्चा किताब ले लेता तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ नहीं होता, उसको ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है कि नहीं। तो कंज्यूमर जो होता है ना, वो क्या करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजेस इट्स इनकम, या फिर आप इनकम की जगह रिसोर्सेज भी लिख सकते हो, ठीक है, इनकम या रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो कंज्यूमर तो क्या करेगा, इस तरीके से खर्च करेगा। तो कंज्यूमर के बारे में हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक तो हम सब फेस करते हैं, और कंज्यूमर क्या फेस करते हैं कि क्या हम खरीदें क्या ना खरीदें, व्हाट टू परचेज एंड व्हाट नॉट। और ये जो खरीदना या ना खरीदना, इसका जो मतलब आंसर है, डिसीजन है, वो किस बेसिस पे लेते हैं, वो क्योंकि अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करते हैं या यूज़ करते हैं जिससे कि उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। अब इसी तरह एक प्रजाति होती है प्रोड्यूसर्स। अब मैंने अभी बताया सब लोग फेस करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो प्रोड्यूसर्स भी करेंगे ऑब्वियसली। अभी जो प्रोड्यूसर होता है ना, प्रोड्यूसर क्या करता है, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट। क्योंकि वो प्रोड्यूसर है तो वो क्या फेस करेगा कि क्या मैं बनाऊं और क्या ना बनाऊं। जैसे कि आप मान लो आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप सोचते हो कि यहाँ आप कोई ऐसी कॉलोनी में रहते हो या फिर ऐसे लोकेलिटी में रहते हो जहाँ पर क्या कहते हैं, बिल्कुल लोग नॉनवेज नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन एक भी नहीं है, ठीक है, सब बड़े ही पंडित और जैनी ऐसे टाइप के लोग हैं। तो आप अगर उस लोकेलिटी में आप अपनी एक बहुत बढ़िया सी शॉप खोल लो मीट वगैरह की और फ़िश वगैरह की, तो क्या होगा, क्या आपकी वो शॉप चलेगी, नहीं। क्या आप वो जो प्रोड्यूस कर रहे हो क्या वो आपका बिकेगा, आपको कुछ फ़ायदा होगा उससे, प्रॉफिट वगैरह होगा, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग ऐसे हैं ही नहीं जो आपका सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको घाटा होगा। पर कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट, यानी कि वो क्या प्रोड्यूस करे और क्या ना करे, राइट। और इसका डिसीजन, इसका आंसर वो किस बेसिस पे ढूंढता है, जैसे कंज्यूमर ने किस बेसिस पे ढूंढा था कि वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करेगा, ऐसे यूज़ करेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होए, राइट। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है ना, ये क्या करता है, यूजेस इट्स रिसोर्सेज in such a manner so that he gets maximum profit।
यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है वो तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता था, पर प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं चाहेगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगा। क्योंकि अगर वो कोई चीज़ बना रहा है उसमें उसके कुछ पैसे भी लगे होंगे, तो ऑब्वियसली वो उसको ज़्यादा में बेचता है थोड़ा सा, तो वो चाहता है कि मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है ना ज़्यादा में बेचने से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी तो उसकी कमाई होगी, वही उसकी इनकम का सोर्स है। तो वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाता है, इस तरीके से यूज़ करता है कि कॉस्ट तो उसकी कम से कम हो, प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाए, और जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए। और ये दो पॉइंट्स, ये जो अभी मैंने बोले, कंज्यूमर क्या चाहता है और प्रोड्यूसर क्या चाहता है, पूरी इकोनॉमिक्स में याद रखना 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पर ही सारी इकोनॉमिक्स बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ने को है यहाँ पर, तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स वो है, क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमंस की जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनकी स्टडी करता है। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? स्टडी तो कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दो वजह से होती है। एक तो हमारे पास रिसोर्सेज जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड हैं, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। दूसरा रीज़न है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अब ये जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुढ़ा हो या जवान हो या कोई भी हो। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी में देखें तो एक कोई बंदा या तो कंज्यूमर होता है या फिर कोई प्रोड्यूसर होता है। तो कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर, अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं क्या करूँगी? मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि मैं क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो मुझे उसी हिसाब से ख़रीदना है। तो मैं अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करूँगी कि जिससे मेरे को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। ठीक है, इसी तरह जो प्रोड्यूसर है वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता है। वो प्रॉब्लम फेस करता है कि वो क्या बनाए क्या ना बनाए। अब उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करेगा प्रोडक्शन में, कोई भी चीज़ बनाने में, जिससे कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। तो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होता है और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ये इन दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब हमने अभी बस कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, यहाँ तक की सारी चीज़ें मैं ऊपर से मिटाती हूँ। अभी हमने पढ़ा है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में। अब हमने कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा, उसके अलावा एक और एंटिटी होती है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है। वो कौन है? वो है हमारी सरकार, यानी कि हमारी गवर्नमेंट। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है। सॉरी। अब गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करती है? हाउ टू यूज़ पब्लिक रेवेन्यू। जो पब्लिक रेवेन्यू है ना, उसको वो कैसे यूज़ करे। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ जिसको नहीं पता है। जब हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ पर टैक्स देते हैं ना, चाहे कोई खाने की चीज़ हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, कुछ भी हो, XYZ चीज़ें। हम नौकरी कर रहे हैं, हमारी इनकम जनरेट हो रही है, उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ता है। ITR फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये जो उसके हम जो ये सब टैक्सेस देते हैं, ये सब किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? हमारे टैक्सेस। यानी कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है ना, वो हमारा ही पैसा है, वो अपनी जेब से नहीं लाते, वो हमसे टैक्स की फॉर्म में पैसे लेते हैं और हमारे पे ही खर्च करते हैं। तो वो जो टैक्स की फॉर्म में पैसा उनके पास जा रहा है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू वगैरह ये सब आगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने भी वाले हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ होती हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो पैसा हम जो मतलब सिटीजन्स हैं कंट्री के, हम टैक्स की फॉर्म में अपनी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, वो होता है उसका रेवेन्यू। अब उसके पास आ गया बहुत सारा पैसा। अब सरकार की इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये आती है कि वो उस पैसे को कैसे यूज़ करे। हाउ टू यूज़ द पब्लिक रेवेन्यू, जो भी उसने टैक्स की फॉर्म में हमसे अर्न किया है, उसकी इनकम जो है उसको कैसे यूज़ करेगी। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने बताया ना, कंज्यूमर के पास या तो वो किताब खरीद ले या फिर वो खाने पीने का सामान खरीद ले। ऐसे ही
गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि या तो वो क्या कर सकते हैं, या फिर वो मतलब कुछ नई नई स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। सरकार अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करें, इतना फंड बना दे कि अच्छा एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, गरीब लोग, फार्मर्स जो हैं, उनके लिए इतना पैसा है, और करती भी है गवर्नमेंट। या फिर वो क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है अपनी कंट्री का, बड़े बड़े हाईवेज़ बना दिए, आपके रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, ये सब में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके पास भी बथेरे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये उसका मुद्दा है कि वो अपने पैसे, इनकम को मतलब कैसे यूज़ करे, किस चीज़ में यूज़ करे। अब वो कैसे यूज़ करती है, कंज्यूमर तो रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करता है कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होता है, प्रोड्यूसर ऐसे यूज़ करता है कि वो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, यूजेस द मनी, या मनी नहीं लिखते हैं यहाँ पर, हम रिसोर्सेज ही लिखते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज ही हैं, ठीक, पैसा भी एक रिसोर्स है। यूजेस द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर so that social welfare is maximized। यानी कि गवर्नमेंट का मुद्दा या फिर गवर्नमेंट का मोटो क्या होता है कि वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे, यानी कि जनता का भला हो। अगर वो स्कीम्स लॉन्च करेगी, लोगों के लिए फंड्स बनाएगी, लोगों को पैसा दान करेगी, जो अलग अलग योजनाएं आती है ना उनके थ्रू, तो तभी भी सोशल वेलफेयर हो रहा है। अगर वो रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स ये सब बनाती है, तभी भी सोशल वेलफेयर है, ऑब्वियसली लोगों का भला ही हो रहा है, दूरी घट रही है इधर से उधर जाने की, पैसा कम लग रहा है, कॉस्ट कम लगेगी। तो पर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है। ये सरकार की प्रॉब्लम है, पर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हाउ टू यूज़ द पब्लिक रेवेन्यू, और वो उन रिसोर्सेज को, मतलब उस पैसे को या जो भी उसके हैं मीन्स, उनको कैसे यूज़ करती है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। राइट, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब एक और पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी जो है इकोनॉमिक्स क्या है, मैंने बताया इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जब हम, ये भी मिटा देती हूँ मैं, एक सेकेंड, तो जब हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की स्टडी हम दो लेवल पर कर सकते हैं। दो लेवल्स हैं, दो स्टेजेस या फिर लेवल्स ही कह लो, उन पर कर सकते हैं, ठीक है। एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल लेवल पर हम स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। या फिर हम सबको साथ में पूरी इकोनॉमी की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। जैसे होता है ना, घर में कोई प्रॉब्लम है तो या तो मैं अपने बारे में सोचूं, सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम के बारे में, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें, या फिर हम क्या करें, सबकी इकट्ठी प्रॉब्लम के बारे में सोचें। तो हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, उसकी स्टडी हम दो लेवल्स पर कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल लेवल पर करें, या फिर हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर करें। इंडिविजुअल लेवल पर मतलब क्या होता है कि या तो आप कह रहे हो इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर यानी कि एक कंज्यूमर की बात, या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी कि एक प्रोड्यूसर की बात, या फिर इंडिविजुअल मार्केट, केवल एक मार्केट की बात हो रही है, इंडिविजुअल फर्म यानी कि एक फर्म की बात हो रही है, एक ही कंपनी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो सब चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर, एक ही लेवल पर। इसी तरह जब हम इकोनॉमी के लेवल पर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई एक पूरी कंट्री है, ठीक है, पूरी एक कंट्री की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी रीजन्स हैं अलग अलग, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। या फिर आप कह सकते हो पूरा एक स्टेट हो गया, पूरा एक अच्छा खासा रीजन हो गया। तो ये क्या है, पूरी एक इकॉनमी कहलाती है। एक स्टेट भी तो एक इकॉनमी हो गई, स्टेट बहुत बड़ा होता है।
तो जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं तो इंडिविजुअल, मार्केट, फर्म, कंज्यूमर, इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर ऐसे बोलेंगे या फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम एक पूरी इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो वो होता है एक कंट्री या फिर कोई स्टेट के बारे में। तो ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, जब हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ते हैं, पूरा एक कंट्री के बारे में, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पूरे एक स्टेट की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन है और दोनों का मतलब क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। और नहीं समझ आया है तो एक और चीज़, माइक्रो का मतलब आप सभी को पता होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो आपने पढ़ा होगा अभी तक 10th में, बायोलॉजी में पढ़ते आए होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं जूम करके, तो माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, तो छोटे लेवल पर, यानी कि इंडिविजुअल के लेवल पर। और इसी तरह मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़े लेवल पर। ठीक है, लार्ज लेवल पर, एक इकोनॉमी के लेवल पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी के साथ आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है, जिसमें हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा हमने, माइक्रो और मैक्रो। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, मैक्रो नहीं पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में है। पर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा भी इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब समझना ज़रूरी था, क्योंकि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो इस सब्जेक्ट के बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो सब्जेक्ट की ही दो ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक्स की ही दो ब्रांचेस हैं, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो आपने पढ़ना है 11th में, मैक्रो आपको पढ़ना है 12th में। और माइक्रो के साथ आपका एक और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसकी क्लासेस हम जल्दी ही कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर और भी ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड यस, थैंक यू।